हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड स्लीप। आई एम हिमानी और आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का 6th लेक्चर। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि ब्रिटिशर्स को बंगाल मिल चुका है और उन्होंने वहां पे अपना दीवानी राइट्स ले लिए हैं। यहीं पर उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट से भी कुछ इंस्ट्रक्शन आने लग जाता है, जैसे हमने बात किया था कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस का। यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट की बात की हमने, पिट्स इंडिया एक्ट की बात की और चार्टर्स की बात। आज हम देखेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने एम्प्लॉय किए थे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिल सके। तो पहली बात कि ब्रिटिशर्स को क्यों जरूरत पड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम डेवलप करने की। वो नॉर्मली टैक्स ले सकते थे सबसे, उन्होंने अलग अलग सिस्टम क्यों लेकर आए। तो उन्होंने पहले देखो स्टार्ट कैसे किया कि वो एक लैंड को लिया और उन्होंने दे दिया कि लोग आए कि बिड करने के लिए कि हम इतना टैक्स दे देंगे, इतना टैक्स दे देंगे, और जो हाईएस्ट बिडर होता था उसको ये लोग दे देते थे वहां का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदारी। लेकिन उसमें क्या बना, लोगों ने बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर बिड लगाना शुरू कर दिया, बहुत ही अनरियलिस्टिक बिडिंग स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से सिस्टम फेल हो गया। फिर ये लोग आए परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, और हम किसकी बात करेंगे, रैयत वाले सिस्टम और महल वाले सिस्टम की। तो परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1793 में। ये जो एरियाज है कहाँ कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस जो अभी मॉडर्न डे यूपी में है, और नॉर्थ कर्नाटक। नॉर्थ कर्नाटक यानी उड़ीसा के साइड का एरिया। तो हमारा यहाँ पे परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम फंक्शन कैसे करता था, जैसे जमींदार होते थे तो ब्रिटिशर्स ने जमींदार के साथ ही अपना पैक्ट कर डील कर लिया। इन्होंने क्या किया, जो रेवेन्यू आएगा उसका 10/11% गवर्नमेंट को मिलेगा और 1/11% जो है वो जमींदार को जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये लैंड है तो इसको कौन कल्टीवेट करता है, जो कल्टीवेट करता है उसको बोलते हैं रैयत। तो जब यहाँ पे इतने हाई टैक्सेस थे, इतना हाई लैंड रेवेन्यू था कि इसने बोला कि नहीं नहीं मैं कल्टीवेट नहीं करूंगा, इसने दूसरे कल्टीवेटर को दे दिया, यानी कि रैयत 2 को दे दिया। रैयत 2 ने बोला नहीं अब मैं तो नहीं कर सकता है, तो इसने रैयत 3 को दे दिया। ऐसे करके क्या स्टार्ट हो गया, रैक रेंटिंग। जो सबसे कमजोर होता था ना वही सबसे ज्यादा दबाया जाता था। जब R5 कल्टीवेट करेगा तो ये लैंड रेवेन्यू जब देगा तो ये 4 को पे करेगा, 4 वाला 3 को करेगा, ऐसे करके तो सब इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं कल्टीवेट करने के बाद। तो यहाँ पे इसका क्या फीचर है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था उसमें रेवेन्यू फिक्स था हमेशा के लिए, कभी बढ़ेगा नहीं। ये ऐसा लाने का रीजन क्या था, ताकि ब्रिटिशर्स के पास फिक्स्ड इनकम आती रहे, कोई उनको पीरियोडिकल असेसमेंट ना करने पड़े, कोई बर्डन ना हो उनके पास। जमींदार को बोल दिया ना कि हमें लाके दो रेवेन्यू, उनके पास कोई बर्डन भी नहीं है। कितना हार्वेस्ट हुआ, कितना हार्वेस्ट नहीं हुआ, फेमाइन आया, ड्राउट आया, बम्पर हार्वेस्ट हुई, कोई दिक्कत नहीं है। लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड है, उतना पे करो, नहीं पे करोगे तो तुम्हारा पास ऐसे भी लैंड नहीं रहेगा। तो अब ये एक चीज और बोला जाता है कि ये सोचते थे कि अगर जैसे बम्पर हार्वेस्ट हुआ तो हमने तो लैंड रेवेन्यू फिक्स कर रखा है, तो जितना भी और ज्यादा प्रॉफिट होगा ना वो फार्मर्स के लिए होगा। तो फार्मर एग्रीकल्चरल उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जैसे मशीन्स और ये सब खरीदेंगे इरिगेशन के लिए, है ना, कंबाइनर, ऐसे ऐसे टाइप की चीजें ये लोग खरीदेंगे। लेकिन इंडिया का कैसा एग्रीकल्चर है, इंडिया में जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं उनको खाने तक के वांदे पड़ जाते हैं, इतना कम फायदा होता है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा था टैक्स यहाँ पर। फिर एक चीज और क्या होती है, जमींदार जो हैं वो बहुत ही ज्यादा एक लॉयल ग्रुप बन जाता है ब्रिटिशर्स के लिए। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स की वजह से उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। अभी जमींदार कितना भी टैक्स लगा सकता है ना, इसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं था। ये कितना भी टैक्स करे, कैसे भी टैक्स वसूले, कितना भी ऑपरेस करे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो लूजिंग साइड पर थी। क्यों, क्योंकि वो कभी भी अपना टैक्स बढ़ा नहीं सकती थी, उसे फिक्स कर दिया। अब चाहे ज्यादा हार्वेस्ट हो चाहे ना हो उसको उतना ही मिलेगा। ज्यादा हार्वेस्ट के टाइम उनका जो फायदा है वो कम हो जाता था। अब जो रिवेन्यू था वो बहुत ज्यादा हाई था, तो इससे कौन बर्डन फील करेगा, पेजेंट्स, है ना। तो पेजेंट्स के मन में डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग थी कि यार हमारे साथ इतना इतना ज्यादा कैसे रिवेन्यू ले सकते हैं। तो जब आदमी परेशान हो जाता है ना तो विद्रोह कर देता है, तो बहुत सारे पीजेंट रिवोल्ट्स होंगे, जो एक कारण है परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम को चेंज करने का। और मैंने से बताया आपको जमींदार पे कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं था, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था पेजेंट्स का, और पेजेंट्स के पास अपने राइट्स नहीं थे, प्रॉपर्टी के राइट। जो आदमी कल्टीवेट कर रहा है वो लैंड, वो उस लैंड का ओनर नहीं है। ठीक है, ये भी एक दिक्कत थी। तो अब हम आते हैं रैयत वारी सिस्टम पे। ये कौन किसने इंट्रोड्यूस कराया था, सर थॉमस मुनरो ने 1820 में। ठीक है, ये पहले साउथ के स्टेट्स में इंट्रोड्यूस हुआ। अब साउथ में क्या था ना, साउथ में जमींदार नहीं थे। जब जमींदार नहीं थे वहां पर तो इन्होंने डायरेक्ट किससे सेटलमेंट किया अपना,
रैयत से, इसलिए इसका नाम रखा गया रैयतवारी सिस्टम। तो पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था ये? मलाबार, कोयम्बटूर, मद्रास, मदुरई, ठीक है, इन सारे एरियाज में। बाद में इसको स्प्रेड किया गया, तो ये महाराष्ट्र, ईस्ट बंगाल, असम और कुर्ग में आया। तो पहले इन्होंने किससे डील करना शुरू किया? रैयत से। यहाँ पर ना, अब पहले ये लोग सीख चुके हैं कि अगर हमने हमेशा के लिए फिक्स कर दिया तो हम बहुत ही ज्यादा घाटा होगा। तो ये क्या करेंगे? टेम्पररी टाइम के लिए फिक्स करेंगे कि हम बढ़ाते रहेंगे, हमारे पास ये राइट है कि हम बढ़ाएंगे। अब ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमें भी पता है कि जैसे परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है उसमें बहुत ज्यादा रिवोल्ट्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑपरेशन है, इसकी वजह से रैयत वाली सिस्टम आया था। यहाँ पर जमींदार गायब हो गया अगर, तो जमींदार का बेनिफिट जब खत्म हो गया तो डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो रैयत की जो कंडीशन है वो थोड़ी बेटर रहेगी, क्योंकि एक बीच से जो मिडलमैन खा रहा था वो भी खत्म हो गया है। फिर हम देखते हैं इसके फीचर्स। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी राइट्स थे और गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हुए थे पेजेंट्स को। जैसे मान लो कि ये मेरा लैंड है ना, तो मैंने इसमें ऐसे कट कर दिया, तो ये मैंने R1 को दे दिया, ये R2 को दे दिया, ये R3 को दे दिया कि आप कल्टीवेट करो यहाँ पर और मुझे टैक्स पे करते रहो। जब तक आप टैक्स पे करते रहोगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसको बेच दो, इसको गिरवी रख दो, इसको लीज पे दे दो, किसी और को दे दो, कुछ भी करो, मेरे को इसका टैक्स जब तक आता रहेगा तब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इनका ब्रिटिशर्स का पॉलिसी था। क्यों ना हो, इनका लैंड तो है नहीं, इनको तो सिर्फ पैसा चाहिए था। तो जब इनको सिर्फ पैसे से मतलब था तो इन्होंने क्या किया? जो लोग रेवेन्यू नहीं पे करते थे ना वो इनको हटा देता था। जैसे R3 को हटा के ये R4 को ले आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की इसको कन्फिस्केट कर ले, कि लैंड को अपने कब्जे में ले ले। अपने कब्जे में लेके क्या करेगा? खेती तो कर नहीं पाएगा, रिवेन्यू मिलेगा नहीं। इसको चाहिए कि रिवेन्यू आता रहे। और यहाँ पर रैयत वाले सिस्टम में एक चीज और अच्छी थी कि इन्होंने बोला कि अगर फेमाइन और ये सब आएगा तो हमारे पास इसके लिए भी तरीके हैं, हम आप पे टैक्स कम करेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। फेमाइन आया लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला, और यहाँ पे गवर्नमेंट के पास राइट था कि वो टैक्स को, रिवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं टाइम टू टाइम बेसिस पर। अब इसे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? अब जो पहले वहां पे परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जमींदार थे, अब वहां पे एक बड़ा जमींदार आ गया। कौन है वो? ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे रिवेन्यू जो है फेमाइन के टाइम पे देना पड़ता था, नहीं तो उनको भगा देंगे। जैसे R3 को भगा दिया, R4 को ले आए, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? R3 को तो अब लैंड तो चाहिए ना, कम से कम खाने का तो वो निकाल सकता है ना अपना कल्टीवेट करके। तो ये क्या करेगा? ये लोन लेगा। जब ये लोन लेगा तो इसका कर्ज बहुत बढ़ता जाएगा और ये डेट पे दबता जाएगा। अब इतना ज्यादा इनको हाई रिवेन्यू पे करना पड़ता था कि इन्होंने जो कैश क्रॉप है वो उगाना शुरू कर दिया। जैसे गेहूं, ये जैसे शुगर केन, जूट, ये सब उगाने लग गए। जबकि इनको क्या उगाना चाहिए? वीट, राइस, ये सब उगाना चाहिए ताकि लोग खा भी सकें। तो ये लोग कैश क्रॉप उगाने लग गए। अब हम आ जाते हैं महलवारी सिस्टम पे। महलवारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने 1833 में। ये इंट्रोड्यूस किया गया था जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वहीं पर था ये, गैंगेटिक वैली में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस यानी जो पाकिस्तान साइड का एरिया है वहां, मध्य प्रदेश में और पंजाब। पंजाब में क्या क्या एरिया आता है? पंजाब में हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, ये पूरा एरिया आता है। अब महल का मतलब क्या है? महलवारी सिस्टम का नाम ऐसा क्यों है? जो महल का मतलब होता है कि बहुत सारे जो विलेजेस हैं वो एक साथ, ग्रुप ऑफ विलेजेस को महल बोला जाता है। और ये नेटिवली वहां बोला जाता है, ऐसा पंजाब साइड का एरिया है वहां पे ऐसे बोला जाता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस को महल बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या था? इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटलमेंट किया महल के साथ, यानी 5-6 जो गांव का एक ग्रुप है उसके साथ उनके ऊपर रख दिया कि ठीक है तुम इतना रिवेन्यू तुमको पे करना है, अब तुम कैसे भी अपने अंडर में जितने भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मान लो कि इस विलेज ने रेवेन्यू पूरा नहीं किया है तो ये सारी विलेजेस को करना पड़ेगा। ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कोई लैंड की ओनरशिप की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमने डायरेक्ट किससे बात कर ली है? महल से। तो अंदर जितना भी, जिसका भी लैंड है वो अपना कल्टीवेट करे और रेवेन्यू दे, जैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ वैसे। ये जो टैक्स कलेक्शन का काम था वो किसके पास था? एल्डर पीपल के पास, जो बड़े बुजुर्ग थे, और भी ऊंची कास्ट के जो बड़े बुजुर्ग थे उनका काम था। अब ये टैक्स कलेक्ट करके देते थे लंबरदार को, और जो लंबरदार है वो देता था ब्रिटिशर्स को। अब यहाँ पे टैक्स क्या होता था? ये पीरियोडिकली रिवाइज हुआ, 10 साल 30 साल ऐसे करके लोग पीरियोडिकली रिवाइज करते थे। इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? जैसे जो पंजाब और हरियाणा का एरिया है वो हमें पता है कि बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो वहां पे बहुत हाई टैक्सेस लेते थे ये लोग। 50 to 70% अगर टैक्स लोगे तो क्या ही बचेगा किसी के पास, वो भी एग्रीकल्चर में। और इसके बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी ना तो लैंड डिवाइड होता गया। जब लैंड डिवाइड होता गया तो जो कल्टीवेशन था उसका प्रोडक्शन बहुत ही कम होने लगा, तो रिवेन्यू पे करना बहुत मुश्किल हो गया, जिसके लिए वो लोग अब लोन लेने लग गए। लोन लेंगे, अपनी जमीन को गिरवी रखेंगे, लीज पे देंगे, ये सब करने लगे, जिससे उनको परेशानी होने लग गई।
अब जिससे लोन लेते थे, जो मनी लेंडर्स हैं, अगर मनी लेंडर्स को तुमने पैसा नहीं दिया और तुमने किसके बदले लिया है लोन, लैंड के बदले, तो वो लोग लैंड को कन्फिस्केट कर लेते थे, मतलब अपने कब्जे में कर लेते थे, तुमसे लैंड छीन लेंगे। तो इस अब लैंड छीन गया, हमारे पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है अपना जीवन यापन करने के लिए, हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चर है, वो भी हमसे छीन लिया, तो पूरा बहुत ही बुरी कंडीशन में आ जाते थे जो फार्मर्स हैं। ठीक है, फार्मर्स और जो पेजेंट्स हैं। तो हमारा ये बात होगी महलवारी सिस्टम की। तो हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। महलवारी सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है, वो है जॉइंट लीजिंग। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने तीनों टाइप के लैंड रेवेन्यू सिस्टम डिस्कस किए। अगले अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे यहाँ पर, जिसमें जैसे राजा राम मोहन रॉय का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, विविन डिराजियो का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर का एंड है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को। आपको अगर कोई भी फीडबैक देना हो या आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।